बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस्लामी निज़ाम क्या है, कैसा होना चाहिए, इस पर सवाल व जवाब की नशिश शुरू होती है। जी आप सवाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी। आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। तो एक तो कुछ क्वेश्चंस आपके जो गुज़श्ता लेक्चर है उस हवाले से मैंने लिखी हैं, वो काफ़ी सारे हैं। तो अब आप इस्लामी निज़ाम के ऊपर अगर हम पहले आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं जी इस्लामी निज़ाम पे। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इस्लामी निज़ाम से आपकी क्या मुराद है? खिलाफत जो एक ज़माना हमारी चली, फिर एक खिलाफत उस्मानिया लाइक टर्की जो अब तुर्किया बन गया, उस तरह का आप इस्लामी निज़ाम रखना चाह रहे हैं या ये कोई एक नई फार्म होगी, फार्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें चेंज हो जाएगा? जी फ़ारूक शाह साहब, देखें, ये इस्लाम में बादशाहत का कोई तस्वर नहीं है। जो तुर्की में खिलाफत थी ये बादशाहत की शक्ल इख्तियार कर गई थी। इसमें हकमियत, इस निज़ाम में हकमियत अल्लाह की होती है, इंसानों की नहीं होती है। और जो है जो हाकम है वो अल्लाह का जवाबदेह भी है। मुल्क के कानून का भी जवाबदेह होता है, लेकिन अल्लाह का जवाबदेह होता है। तो खिलाफत राशिदा जो थी इसमें आपको ये मिसाल मिलती है। और मौजूदा दौर में मुल्ला उमर ने इसके करीब तरीन काम किया था, वही शक्ल आई थी। मुल्ला उमर जब आए थे और उसके बाद जब उनकी हुकूमत ख़त्म की गई तो उन्होंने अपने दोस्तों के सामने एक बात कही थी। उन्होंने कहा, जिस दिन मैं आया था मेरे पास एक चारपाई थी, बिस्तरा था और एक गाय थी। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे पास वही बिस्तरा, वही चारपाई और एक गद्दी है, एक गद्दा है। ये गवाह रहना क़यामत के दिन ये वो लोग होंगे जो इस निज़ाम का हिस्सा होंगे। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो गद्दों की दौड़ ये जो इस मुल्क में जारी है, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे वाले की इज़्ज़त की जाती है, उस दौड़ में सब लोग शामिल होंगे। ये नहीं होगा। खलीफा बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारेगा, उसको बुनियादी ज़रूरतें सारी दी जाएंगी, उसकी फैसिलिटीज़ दूसरों से ज़्यादा होंगी, उसकी पेंशन ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो वेस्ट वाला महंगा निज़ाम है ये नहीं लाया जाएगा। तो ये अल्लाह का जवाबदेह होगा और बिल्कुल सादा फार्म होगी। ये मुल्ला उमर तकरीबन इसी शक्ल में रहा था। जी बड़ा अच्छा सवाल था सूफ़ी साहब, आपका लेक्चर बड़ा अच्छा था। बहुत सी बातों पर आपने रोशनी डाली। सबसे पहले तो आपने बात की कि इस्लामी निज़ाम, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आए, उसकी तो हम बाद में बात करेंगे। अभी तो जो चल रहा है पहले तो हम उसकी बात करेंगे। जमहूरियत हमारे 50-70 जब से पाकिस्तान बना जमहूरियत पर हम चल रहे हैं। चले हमारी इकोनॉमी मगरब जैसी नहीं, हमारे हालात, हमारा कल्चर मगरब जैसा नहीं, लेकिन अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें तो हमारा कल्चर तकरीबन मिलता जुलता, ज़ुबान मिलती जुलती, रस्म व रवाज मिलते जुलते, इकोनॉमी की सिचुएशन मिलती जुलती, बल्कि उधर गुर्बत ज़्यादा है। पाकिस्तान के तो अल्लाह का शुक्र है बड़े हालात बेहतर हैं, लेकिन उनका जमहूरियत बड़े अरसे से और बड़ी रवानी से और बड़ी खूबसूरती से चल रहा है, जबकि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चल रहा। तो इसमें कुछ सवाल है, हमारी जमहूरियत क्यों नहीं चल रही, क्या ख़राबी है, मसाइल क्या है, हम क्यों चेंज करें, हमारे इंसाफ क्यों नहीं है, कब तक शऊर आएगा? निज़ाम की तब्दीली तो बाद की बात है। देखिए, जहाँ तक हमारे निज़ाम की बात है, पहले मैं बता चुका हूँ, अब मैं दोबारा क्लियर करता हूँ कि जब हमने कोई भी, हमारा हर साल बजट होता है तो उससे पहले हम IMF के पास जाते हैं। तो IMF का जो असल प्लानिंग है उस प्लानिंग में ये चीज़ शामिल है कि दुनिया में जो इनके मुखालिफ धड़े के लोग हैं मगरब के, वो पाँव पे खड़े ना हों। तो पाकिस्तान को हर कदम पर रुकावटें डालते हैं। जब उनका एजेंडा इनके सामने आता है, जब वो ये अपनी लेकर जाते हैं रिक्वेस्ट के हमें 5 बिलियन या 7 बिलियन या 8 बिलियन दे दें, तो उनके ऊपर टेबल पे पूरे एक नक्शे होते हैं, पूरा एक उनके पास एक सर्वे होता है कि पाकिस्तान में ज़मीन कितनी है, बंदे कितने हैं, एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, गधे कितने हैं, घोड़े, जानवर, पानी, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। इनको अगर जस्टिस आ जाए तो विदिन 5 ईयर ये यहाँ पे चले जाएंगे।
वो क्या करते हैं कि इनको जस्टिस ना लाया जाए, उसको हर हालत में इसकी मुखालफत की जाए। नंबर 2, इनका क्या है कि अगर इनको इस्लाम की समझ आ गई तो हाँ, ये हमारे कभी भी ग़ुलाम नहीं बनेंगे। वो लोग, उनको ख़रीदना नामुमकिन है क्योंकि उन्होंने अल्लाह से सौदा किया होता है। तो इस्लाम की किसी सूरत में ना आने दिया जाए, और जो शक्ल है इस शक्ल को बिगाड़ा जाए। तो मीडिया के थ्रू इसे बिगाड़ते रहते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर इनका एजुकेशनल सिस्टम ठीक हो गया तो ये बहुत कुछ कर जाएंगे। वो एजुकेशनल सिस्टम इसी तरह रखते हैं जिस घोड़े जो गधे और तोते पैदा कर रहे हैं, खोते तो तोते, ये जो पैदा हो रहे हैं ये दोनों पैदा किए जाए। तो हम जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, मगरब हमें डिक्टेट करता रहा है और करता रहेगा। हमने इस जंगल से निकलना है, और वो मगरब ही करप्ट लोग लाकर हमारे सरों पर बिठाता है। वो करप्ट लोग डरे हुए हमेशा, उनके ऊपर इतने केस हुए हैं कि वो इंडिपेंडेंट कोई भी वो नहीं कर सकते हैं। तो जब ये सूरत हाल होती है तो आप कैसे अपना काम ठीक करेंगे। अब रही मगरब की जमहूरियत, तो मगरब की जमहूरियत इस तरह है कि वो इंडिया की जमहूरियत, इंडिया की जमहूरियत अजीब सी शक्ल में मौजूद है। इंडिया इस वक्त कुछ 600 अरब डॉलर के उस पास रिज़र्व हैं, जो बज़ाहिर बहुत बड़े रिज़र्व हैं, लेकिन 2700 बिलियन डॉलर का उस पर लोन है। अगर निकालें तो 2.1 ट्रिलियन इंडिया पे लोन मौजूद है। उसके बाद इंडिया की जो सूरत हाल है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं, मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ कि 2000 के बाद यूरोप वालों ने और अमेरिका वालों ने 2 ट्रिलियन डॉलर, 2000 अरब डॉलर उसमें इन्वेस्ट किए। मकसद था कि चाइना का रास्ता रोका जाए। उसमें से गालबन 91 अरब डॉलर जो जापान ने उनको तोहफ़ा दिया था बम्बई मेट्रो और सिलसिले में, तो इन सब का था कि चाइना को लगाम डाली जाए और इन्वेस्टमेंट इंडिया में की जाए। फिर इंडिया जो 91 में बैंकरप्सी पे बैठा था, उसके पास सिर्फ 1 बिलियन डॉलर रह गया था। तो उस वक्त इंडिया ने क्या किया था कि अपने लोगों को कहा था जो बाहर रह रहे हैं, अगर पाकिस्तानी 1.25 करोड़ है तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा इंडियन बाहर रह रहे हैं, उनको कहा गया कि आप पैसे यहाँ पे बैंकों में फ़िक्स डिपॉज़िट में जमा कराएं। आप जब कहेंगे आपको ये पैसे मिल जाएंगे, डॉलर आप जमा कराएंगे डॉलर फार्म में, आपको 8 से 9% प्रॉफिट दिया जाएगा। तो इस पर इंडिया वालों ने इतनी ज़्यादा तादाद में अपने सारे मकान शकान वहाँ बेच कर पैसे इंडिया में जमा कराए। तो इंडिया के पास रिज़र्व बहुत बड़े जमा हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया का सिस्टम चूँकि बहुत करप्ट है, मैं आपको कई और मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन उनके पॉलिटिशियन हमारे से कुछ कम करप्ट हैं। वो निज़ाम में करप्शन कम करते हैं, बजट होता है दाएं बाएं वो मारधाड़ करते हैं। मसलन उनका जो उस वक्त 91 के बाद, अच्छा अब हुआ ये है कि अब इंडिया ने उसे ख़त्म करके 4% के करीब ले आए हैं। तो अब हर साल 55 बिलियन डॉलर लोग निकालते जा रहे हैं उस हिसाब में से। तो अब इंडिया जो है वो दिन ब दिन नीचे इसी वजह से आ रहा है। कोरोना ने भी इसे काफ़ी डैमेज किया। फिर दूसरी बात ये थी कि उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारी निस्बत बेहतर हैं। उन्होंने 91 में डिसाइड किया, उनकी एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो बजट और इसमें करप्शन नहीं करेंगे, इसको हम ठीक लगाएंगे, हम दाएं बाएं करप्शन करेंगे। जिस तरह उनका लालू प्रसाद यादव था, बड़ा इंटरेस्टिंग करैक्टर था, बड़ा फ़नी सा था। तो उसने रेलवे का वज़ीर बना, उसने रेलवे को इंडिया की बेहतरीन रेलवे बना दिया। लेकिन वो साथ जो घास थी उसको उसने भैंसें रख ली और घास बेचता रहा, जो कुछ वो करता रहा। इंडिया में रेलवे बहुत बड़ी है, घास का एरिया बहुत बड़ा था। तो उसने इतना कुछ पैसा छोड़ दिया कि अब उसकी अगली नस्लें बड़ी अमीर हैं, लेकिन उसने गवर्नमेंट के फ़ंड में से कोई पैसा ना लिया। तो दूसरा एक था जो इसका था, सनत का वज़ीर था, इंडस्ट्री का, उसने सिर्फ 1% करप्शन की थी और वो आज बिलियनेयर हैं उसकी औलादें। तो ये 1% करप्शन से आप इतने बड़े हो जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि 1% भी करप्शन ना हो, पूरा का पूरा पैसा ठीक लगे। लेकिन अगर करप्शन आप 5% पे भी महदूद कर देते हैं तो ये चला जाता है। तो इंडिया जो है इस वक्त हवा में खड़ा है, क्योंकि अब उससे एडवांटेज ख़त्म हो चुकी है चाइना वाली। चाइना उल्टा उससे जंग पे उतरा हुआ है, वेस्ट वालों ने उनसे हाथ खींचा है। वो उसको लड़ाना चाहते थे चाइना से। पाकिस्तान को तो बहुत छोटा मुल्क समझते हैं ना। मगरब इस कोशिश में था कि इंडिया, चाइना और रशिया की जंग हो, जिससे वो फ़ायदा उठाया, हथियार बेचें ये वो। उसमें वो नाकाम हुए, उल्टा रशिया उनसे उलझ गया, उनके भाइयों के साथ जो वेस्ट में, यूक्रेन और दूसरों से। तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी इन वजूहत पे चलती रही, अब वो बुरी तरह फेल हो रही है।
उसके जो रिज़र्व हैं वो भी कम हो रहे हैं और बाकी मुसीबतें। फिर उन्होंने क्या गंद किया कि जो सिखों के झगड़े 1966 में हुए थे वहाँ पे हिंदू सिख, उसके बाद 1984 में उन्होंने गुरुद्वारा साहिब गोल्डन टेम्पल साहिब पे टैंक चढ़ाए। वजह क्या थी कि वो वोट लेना चाहती थी इंदिरा गांधी। वो उसमें कामयाब रही, दोनों उधर भी उनको तबाह किया। फिर वो टैंक चढ़े और वो इलेक्शन जीत गई, लेकिन अगले साल उसे सिखों ने कत्ल कर दिया। अब सिख किसी तरह भी इंडिया के वफादार नहीं हो सकते हैं, ये पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियनों का पहला इंटरेस्ट होता है कि जहाँ से भी इनको वोट मिले, अगर इनको क्रिमिनल से वोट मिले ये बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं। इनको वोट से गाज़ है, इनको किसी और चीज़ से कोई गाज़ नहीं होती। ये मैं आपको बड़ा खुल कर बता रहा हूँ। मैंने सारी दुनिया के पॉलिटिशियंस देखे हैं, चाहे अमेरिका के हों, चाहे हमारा मुल्क हो, चाहे बीच में कहीं चले जाएं। तो ये इन हालत से गुज़र के इंडिया यहाँ तक पहुँचा है। तो इसके अलावा मेरे पास इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत सी चीज़ें हैं, वो मैं इस वक्त बयान नहीं करना चाहता। उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन गरीब आज गरीब तर है, ये वो नहीं कर सके और इसी तरह रहेगा। जी आगे सवाल करें। अच्छा, आज आपका जो लेक्चर था वो एक हवाले से बड़ा क्रिटिकल था कि आपने रूहानियत से स्टार्ट लिया, हीलिंग भी आपने की, फिर आपने हीलिंग को ड्रॉप कर दिया, रूहानियत आपने जारी रखी। आज आपने अपने लेक्चर में एक बड़ा इनकलाबी कदम उठाया कि आप कहते हैं कि कुछ लोगों का एक ऐसी जमात या ग्रोह होना चाहिए जो इस तरह के लेवल के ऊपर काम करे और उससे मतलब जो एक तंजीम जनरेट हो और वो तंजीम निज़ाम को चेंज करे। तो क्या मैं ये समझूं कि आप एक कोई ऐसी पार्टी बनाने जा रहे हैं जो इस निज़ाम को चेंज करने के लिए कोशिश करेगी और अगर हो सके तो मज़ामत करेगी? देखिए, मैं हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो इस निज़ाम को, इस्लामी निज़ाम को लाने की कोशिश करे। ये जो सूद है, ये जो मुख्तलिफ़ गलत चीज़ें, गैर इस्लामी चीज़ें हमारे मुल्क में, इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है। मेरा कोई ऐसी पार्टी लॉन्च करने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। वजह यह है कि ये मैं सिर्फ कैटेगोरिकली आप बता रहे हैं, और मैं लोगों को ये देना चाहता हूँ कि पैगाम देना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कौन सा इस्लाम, यानी हमारे लोगों के शऊर का लेवल ये है कि पहले इनको पता नहीं है कुरान क्या कह रहे हैं, कुरान का इस्लाम क्या है, ये मौलवियों ने जो फ़िरके बनाए इनका इस्लाम क्या है। वो इसी में उलझ जाते हैं। बरेलवी इस्लाम लाएँ, देवबंदी लाएँ, अहले हदीस का लाएँ या शिया लाएँ। और भाई बात बड़ी सीधी है। ईरान में 50% के करीब हैं सुन्नी, कोई कहता है 40 हैं, लेकिन 50 के 45 से ऊपर हैं। वहाँ पे शिया ला हैं, तो हम या 90% सुन्नी हो के अपने ला क्यों नहीं लगा सकते? ये कैसी बातें करते हैं लोग। यानी उधर 50% ने अपने लगा लिए, 55% ने, यहाँ पे 10% वो रजिस्ट करेंगे। ये अहले हदीस जो 5% हैं वो कहेंगे भाई एक सीधा सीधा कुरानी ला है, वो आप करेंगे। जो हमें ना मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत गालिबन सैद बिन मुआज़ का वाक़या आपको पता होगा कि आप फ़ैसले कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कुरान से करूँगा, ना हुआ तो आपकी सुन्नत के, आपकी जो हदायत हैं जो आपने की उनके मुताबिक करूँगा, वरना मैं मुशावरत से करूँगा। तो ये बड़ा सीधा सा तरीका है, ठीक है, ये हमें वही करना है। जी अच्छा, इसमें मैं एक, अगर ये आप मुझे इजाज़त दें प्रोफेसर साहब, कि आप मेरी आपकी डिस्कशन रहती हैं, हमारी नशिस्तें रहती हैं, आप जमहूरियत को करप्शन के साथ जोड़ते हैं और जमहूरियत जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और करप्शन को रोकना जुडिशरी का काम होता है, कानून का काम होता है। मैं एक स्टूडेंट में पॉलिटिकल साइंस का बीइंग मास्टर और एक स्टूडेंट, यानी मुझे इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ और हैरत है कि करप्शन को हम अदालती निज़ाम इंसाफ के साथ तो जोड़ सकते हैं, लेकिन जमहूरियत के साथ इसको जोड़ना, ये मुझे समझ नहीं। देखिए, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, सब के सब बड़े पॉलिटिशियन, इनके हाथ पूरी तरह रंगे हुए हैं। किसी को मॉडल टाउन के चक्कर में फांसी दी जा सकती है, किसी को फ़लाँ कत्ल केस में की जा सकती है, किसी को इसमें की जा सकती है। अब जो हमारे एक नए हीरो साहब आए हैं, कप्तान साहब, इनके ऊपर 10 ऐसे केस हैं कि इनको 3-4 में तो फांसी हो सकती है, तो बाकी में जो कुछ हो सकता है। ये जो ट्राइका थी, इन्होंने जो बेवकूफ़ियाँ की और पाकिस्तान को उठा के अमेरिकन कैंप में ले गए हैं। अमेरिकन और इजरायली कैंप एक हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और बहुत बड़ी जालत, और मुल्क से ये वफादारी नहीं थी।
तो ये अगर आप इन चीज़ों को देखें तो क्या ये पॉलिटिशियन डेमोक्रेसी को चलने देंगे? जज ये अपॉइंट करते हैं। देखिए, हाई कोर्ट के 54 जज होते हैं। ये 54 जज के ऊपर मुकदमात हर रोज़ जो कोर्ट में आ रहे हैं उनकी तादाद से जो ये मैनेज कर सकते हैं, अगर ये 12 घंटे काम करें, उससे तकरीबन 1.5 गुना से ज़्यादा मुकदमात आ रहे हैं। तो ये इनको उलझाया जाता है, इनको काम नहीं करने दिया जाता है जजों को। ये काम कौन कर रहे हैं? पॉलिटिशियन। अगर पॉलिटिशियन चाहें तो एक ऐसी कोर्ट बना दें जो फौरी कोर्ट्स होती हैं, उसमें फ़ैसले हों। नीचे लेवल पे आप पंचायत को ही लें, अगर इस निज़ाम को चलाना है, पंचायत फ़ैसले करे, जो बड़ा क्राइम हो उसका कोर्ट करे, और 1 महीने के अंदर फ़ैसला हो तो 6 महीने के अंदर क्राइम 10% रह जाएगा। ये चाहते नहीं हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? ये सारे क्रिमिनल हैं। मैं सॉरी, सारे बड़े पॉलिटिशियन सिर्फ इसमें पास मार्क्स जो है नून वाले लेते रहे हैं, नवाज शरीफ वगैरह, वो पास मार्क्स लेते रहे, बस वो लेते रहे हैं। अभी इतना काम करो कि लोगों के मुंह बंद रहे। बाकी पॉलिटिशियनों के बारे में जो गालबन एक बड़ा इनका लीडर था, डिगाल था, ये कौन, उसने कहा सियासतदान बंदरों की तरह होते हैं। अगर ये मुत्तहिद हो जाएं, अगर ये लड़ पड़े तो सारी फसल उजाड़ देते हैं, अगर मुत्तहिद हो जाए सारी फसल खुद खा देते हैं। यही कुछ होना है। अवाम का इलाज है और अवाम यही कुछ करती रहेगी अगर इनको सर पे बिठाएगा। मैं अल्लाह का निज़ाम लाना है। जी प्लीज। सूफी साहब, आप इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं, फ़र्ज़ किया, मान लिया, पाकिस्तान वसाइल में तो इसमें किसी को शक नहीं, पाकिस्तान के पास मादनियात बहुत ज़्यादा, खुराक बहुत है, हमारी चीज़ में खुद कफील है। ज़राअत में अगर प्लानिंग की जाए, तेल हमारे पास सऊदीया से 1.5 गुना मौजूद है। अगर आपको सही फिगर मिले या ना मिले, सऊदीया से कम नहीं है हमारे पास तेल। जी, बहुत सी चीज़ें आपकी रिसर्च हमसे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। मादनियात हमारे पास, हमारे शुमाली इलाका जात बड़े खूबसूरत है, हम सैर तफरी को दे सकते हैं, टूरिज्म, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में थोड़ी सी प्लानिंग की जाए तो इकोनॉमी का मसला कम अज़ कम बेहतर क्या बहुत बेहतर किया जा सकता है। बात आती है इस्लामी निज़ाम की, मान लिया आपकी बात मान ली, हम पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम ले आए, तो क्या हम ये नई लड़ाई नहीं खोलेंगे? फ़िरका वारियत की लड़ाई, बहसों मुबासे की लड़ाई, वो मनाजरे शुरू हो जाएंगे और वही जो मुल्ला वो बैठ के शुरू हो जाएगा, मिसवाकों के साइज पे बात शुरू हो जाएगी। तो समझ नहीं आती तो आप कैसे किस इस्लाम की बात करते हैं, कैसे उसको एप्लीकेबल किया जाएगा? ज़रा ये अच्छा, सबसे सस्ता जो निज़ाम यहाँ पे चला था, पूरी दुनिया में आया था, वो अफ़गानिस्तान में इस्लाम था। ठीक है, उनमें सख्ती उन्होंने की, जिसमें औरतों को घरों में बिठाया गया, ज़बरदस्ती दाढ़ियाँ रखाई। ये इस्लाम में नहीं है, क्योंकि उन गरीबों को जिस फार्म में इस्लाम मिला उन्होंने वही इम्प्लीमेंट कर दिया, वही उन्होंने लागू कर दिया। अब बात यह है कि अब दुनिया इससे आगे जा चुकी है, अब इल्म भी बहुत बढ़ चुका है, लोगों को कुरान पाक और सुन्नत इन सब का शऊर आ चुका है। तो मुल्क की ज़रूरत क्या है? मुल्क में ज़रूरत ये है कि अमन व अमान हो, कानून तोड़ते हुए हर शख्स डरे। बाकी हर शख्स की ज़ाती ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी है। तुमने पैंट पहनी हुई है, इन्होंने सलवार कमीज़ पहनी हुई है, ये आपका अपना हेडेक है। आपने मिनी स्कर्ट पहन के नहीं सड़कों पर फिरना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर जाके शौक़ पूरा कर लो, जिसने पहनना है दुबई में पहन ले, स्कर्ट आप पहन सकते हैं, हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है। इसी तरह कानून नहीं तोड़ना है, बाकी आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, ठीक है। तो उसमें जब मुल्क इस पे चलेगा तो मुल्क इतना अमीर हो जाएगा कि हर बंदा बड़ी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा। ये सारी की सारी बहसें और ये लड़ाई झगड़े ये जहालत की वजह से हैं। जहाँ जहालत होती है वहाँ गुर्बत ज़रूर होती है, जहाँ गुर्बत होती है जहालत होती है, ये दोनों हमने इससे निकलना है, निकल के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। वो लोग जो इस्लामी फार्म में हैं, सऊदीया में हैं, वो बड़े खुश भी हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि सऊदीया शायद 60% इस्लाम पे अमल कर रहा है, या शायद 40% कर रहा है, वो ज़्यादा नहीं कर रहा है। इसके बावजूद वो बड़े खुशहाल हैं और उन्होंने कीमतों को बड़ा कंट्रोल किया हुआ है और वहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। लेकिन अफ़गानिस्तान में ये उससे भी बहुत बेहतर तरीके से चले थे, ठीक है ना। तो हमारा इस्लामी निज़ाम जो है बहस मुबाहिसे की तरफ नहीं जाएगा। जब लोगों को हर चीज़ मिल रही है तो उनको क्या ज़रूरत है? वहाँ पे जिसने पैंट पहनी है, जिस लड़की ने पैंट पहनी है पहनती रहे, हमें क्या एतराज़ है, ठीक है।
ये कोई ऐसी बात नहीं जिसे रोका जाए, सतर आप ढका हो। कहना चाहते हैं कि जो प्रिंसिपल थॉट है वो इस्लामी रहेगी, जी। उससे नीचे फरोहात और उसमें कहीं हमें नहीं पढ़ना है, हमें उसमें नहीं पढ़ना। मुदाखलत नहीं करनी। नहीं, वो नहीं करेगी। आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपके जो क्या हैं चीज़ें ज़ाती हैं। जिंदगी में मुदाखलत नहीं की जाएगी, शख्सी आज़ादी होगी। देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ाती ज़िंदगी का मतलब है कि मैं शराब पी के सड़क पे आ जाऊँ। जराइम ना किया जाए। जी जी, इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि आपको सज़ा अमल की खुद भी मिलती है और आगे मिलनी है। जो कुछ आप कर रहे हैं आपका जमा हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट लोगों के ज़हनों से उठ चुका है क्योंकि इसको सिखाया नहीं गया, ना इनको समझाया गया। जबकि आज के दौर में यूरोपियन जो लामज़हब हो चुके हैं वो भी कहते हैं जो ड्रग डीलिंग करता है हेरोइन या कोकेन की, जो पाकिस्तान में सब कोकेन बहुत चल रही, वो आपको कभी रास नहीं आती है, कभी रास नहीं आती है, वो आपको ज़रूर नुकसान देती है। ठीक है, बाकी जो शराब बेचता है उसका कम नुकसान होता है, लेकिन ये चीज़ तो हमें ज़मीर के उससे हटा दिया गया कि आपका ज़मीर आपको सज़ा देता है, कुदरत के कानून आपको सज़ा देते हैं। अल्लाह ने जो दुनिया चला रहा है, अच्छाई के कानून एक तरफ है, शैतानी दूसरी तरफ है, उनके मुताबिक सज़ा जज़ा का फ़ैसला होता रहता है, इससे हटा दिया गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी लोगों को पता होना चाहिए और ऐसा ऐसा पता चल रहा है। जी, दूसरा क्या पाकिस्तानी हमारे मुआशरे में जो बड़े काबिल लोग हैं, अपनी फील्ड के बड़े माहिर लोग हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा अक्सरियत हम लिबरल कह लें, सेकुलर कह लें, अगर कल को इस्लामी निज़ाम आ जाता है क्या उनकी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी या उनको किधर छोड़ा जाएगा? वो बड़े अपनी फील्ड के मास्टर लोग हैं, उनको ज़हीन लोग हैं और कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने माशरे से, अपने कल्चर से हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। अगर आप इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं तो वो बेचारे ज़्यादा खुश होंगे, उनको ज़्यादा मेरिट पे उनको ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी, उनको ज़्यादा आसानियाँ मिलेंगी, उनको ज़्यादा खुशहाली मिलेगी। उनमें जो टैलेंटेड हैं उनको हर लिहाज से बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। आज तो लोग हड्डियों पर लड़ रहे हैं ना, कल पाकिस्तान में पैसा इतना आना है। मेरी ये बात याद रखें कि ये निज़ाम आना ही आना है, आज आए कल आए, या नहीं आना है। हमारा और रास्ता रहा ही को नहीं, हम इस तरफ जा रहे हैं। तो ये चाहे फ़ौज इसमें करे, चाहे दूसरा करे, चाहे ची करें, चाहे पी करें, दुनिया में सारे निज़ाम नाकाम हो चुके हैं। दुनिया कहाँ से चली? बादशाह थी, उसने दुनिया का निज़ाम चलाया ताकि अमन अमान बादशाह का काम था, अमन अमान रहे, लोगों को रोटी पानी मिलता रहे, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो जितनी थी। तसव्वुर आने के बाद बादशाह आई, उसके बाद आगे चलें, बादशाह से आप निकले तो मुख्तलिफ निज़ाम आए, बादशाह ख़त्म होने की डिक्टेटरशिप आ गई, फिर कम्युनिज़म आ गया, फिर सोशलिज़म आ गया। ये कम्युनिज़म सोशलिज़म एक ही गिन लें। आगे चलें तो फिर कैपिटलिज़म आ गया। ये सारे निज़ाम अपनी मौत मार चुके, ये सारे गैर फितरी थे। तो हमें मजबूरन, हमारी मजबूरी भी है और अल्लाह ने एक मुकम्मल निज़ाम हमें दिया है, कुरान है। तो इसमें जो भी रहेगा वो खुद, क्या इस्लाम इतना तंग नज़र है कि यूरोप और अमेरिका के बेहतरीन ब्रेन आज मुसलमान हो रहे हैं? इन गंदों को जिनको तुम सेकुलर समझ रहे हो, इनको बेहतर इस्लाम का पता है। ये वो गोरे जो उनके बड़े बड़े ब्रेन मुसलमान हो रहे हैं, जो इनके एडवाइज़र हैं वो मुसलमान हो रहे हैं, जो सदर के और दूसरों के, अमेरिकन सदर के, तो उनको इसका बेहतर पता है। ये इस्लाम की जो शक्ल दिखाई है तो ये बड़ी और शक्ल है, असल शक्ल बड़ी खूबसूरत है, इंतहाई आसान है और फितरत के साथ मुताबिकत करती हुई है। इसमें ये, उसमें ये लोग ज़्यादा खुश रहेंगे। इनको तो दीन का पता ही नहीं है जिनकी तुम जिक्र कर रहे हो। इनको बिठाओ, 2-4 दिन आगे मेरे साथ बहस करें, इनको पता चलेगा। मैं जिससे बात हुई थोड़ी देर भाग गए, बिठा के बात करें। मैं कोई बड़ा स्कॉलर नहीं इस्लाम का, मैं एक छोटा सा आदमी सा स्टूडेंट हूँ, मेरे फील्ड रूहानियत है, लेकिन मैं तंग आके इसमें आया हूँ कि ये हो क्या रहा है। बहुत सी चीज़ें बिजनेसमैन क्यों किताबें लिखी, देखा कि इनको पता ही नहीं है। ईमानदारी और साख जो इसकी बुनियाद है इनको पता ही नहीं है, फिजिबिलिटी का हमारे लोगों को पता ही नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं? इसी तरह दीन के बारे में इनकी राय यही है। तो इनको, जिसको शक हो आके मेरे साथ ही बात कर ले, बाकी छोड़ दो जो इनके दानिश्वर हैं। ठीक है। एक और सवाल है, इस्लामी निज़ाम आ गया, मान लिया, तो इस्लामी निज़ाम में अक्ल कहाँ पर खड़ी होगी? हम जगह जगह पर देखते हैं, ठीक है,
फलां रवायत आ गई, ठीक होगी, और अक्ल से उसका दूर दूर का ताल्लुक ही नहीं। ठीक है, कुछ अकायद है उधर आप अक्ल ना इस्तेमाल करो, एक छोटा रस्म रिवाज कल्चर कुछ लाज में अक्ल भी तो एक चीज है ना। देखो कुरान पाक हर कदम पे कहते हैं जो अल्लाह के बंदे हैं वो कुरानी आयतों पर, ये कुरान पाक के मैं लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ, आयत सूरा नंबर आयत नंबर मुझे याद नहीं, सब जानते वहाँ हैं कि जो अल्लाह के बंदे हैं वो कुरानी आयतों पर भी अंधे बहरे होकर नहीं गिरते, सोच समझ कर फैसला करते हैं। ठीक है, हाँ, हमें हर एक चीज़ अकली दलीलों पर होगी। एक अल्लाह को देखना साइंसी तौर पर मुमकिन नहीं है, ना इन आँखें बर्दाश्त कर सकती हैं। उसके अलावा सारी चीज़ें लॉजिकल हैं, सारी चीज़ें फितरत पे हैं। इसमें कमज़ोरों को प्रोटेक्शन, ख़ास तौर पे औरत बहुत कमज़ोर है, इसको प्रोटेक्शन देने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया। तो ये है, और हम लोग जो हैं अजीब भी उसमें फंसे हुए हैं। तुम्हारा सवाल क्या था, एक बार फिर सवाल ये था अक्ल कहाँ पर खड़ी? अक्ल देखो, अक्ल तो इस्लाम हर काम कहते हैं अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो। तुम अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? और इस्लाम में जो है दीन में आपको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस भी आती है। एक पैदाइशी अक्ल कहते हैं, एक एक्वायर्ड है अच्छी स्कूलिंग से, अच्छे माँ बाप जो एजुकेटेड हो उनसे बच्चा ज़हीन होता है, एक रूहानी अक्ल है। ठीक है, वो मौलाना रूम ने बात की है, इमाम गज़ाली ने बात की है, वो मज़हब से रिलेटेड है, कोई से अक्ल नबी कहते हैं, रूहानी जो अक्ल है ये हाईएस्ट फॉर्म में है। तो हमने अक्ल को हर चीज़ माननी है, और इस्लाम में कोई चीज़ भी अक्ल से परे नहीं है। एक भी चीज़ नहीं है जो जिसको अक्ल और दलील जिसकी गवाही ना देती हो। ठीक है, हर कदम पे हमें अक्ल की होगी। ये जो रवायतें हैं इनके बारे में अल्लामा साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें की थी। उनका एक शेर है कि वो सूफ़ी किताब खिदमत हक़ में फ़र्द मर्द, हमीयत में यकता हकीकत में फ़र्द, अजम के ख़यालात में खो गया ये सालिक मकामात में खो गया, हकीकत खराफात में खो गई ये उम्मत रवायात में खो गई, बुझी आगे इश्क अंधेर है मुसलमान नहीं राग का ढेर है। तो ये हम करते रहे, हम रवायात के अंदर खो के तो हमने दीन का डायरेक्शन ही चेंज कर दी। कुरान में समझो, कुरान पाक अपनी तफसीर खुद करता है, ना समझ आए सुन्नत में जाओ, सुन्नत जो 12-13 चीज़ों का मजमू है, नमाज का तरीका, हज का तरीका, ज़कात का तरीका, जनाजे का तरीका, दुआएं, निकाह की जो दुआ है जी, ये इतनी चीज़ें हैं। आप और बहुत सी चीज़ें, हलाल करने का तरीका, ये 12-13 चीज़ें बनती हैं। इसके बाद आपको जो कुरान में समझ आए, वो ना समझ आए सुन्नत में आ जाए, ना समझ आए हदीस सहिया में जाएं। मुझे ख़ुद एक नाक़िस स्टूडेंट, नालायक सा स्टूडेंट होने, मुझे हर चीज़ कुरान पाक से जवाब मिल जाता है, वरना आइन ज़रूर मिल जाता है। वो आइन को ले लें, कानून ज़रूरी कुरान ने दे दिए हैं, बाकी उन्होंने कहा खुद तुम बैठ के इसके मुताबिक फ़ैसले करो। सारे पैगम्बरों के वाक़यात से गवाह हैं, और बड़ा आसान कानून है उसका। आगे जा, इसका मतलब है इस निज़ाम में, मुआशरे में सवाल उठाने की, सवाल करने की आज़ादी, पूरी तरह आज़ादी होगी, हर कदम पर आज़ादी होगी। सवाल की आज़ादी हो, बस ये मुल्लाइज़्म नहीं होगा, ये एक्चुअल इस्लाम होगा। जी अच्छा, मैं इसको ना मैं वापस चाहता हूँ। आप ये कहते हैं कि जमहूरियत दुनिया में फ़ेल हो गई, जी जी, मगरब का निज़ाम हुकूमत फ़ेल हो गया, मगर हमें अभी तक दुनिया में आपकी इस आवाज़ के अलावा ऐसी आवाज़ नज़र कोई नहीं आती जो ये कहती हो कि जमहूरियत एक फ़ेल निज़ाम हुकूमत है, या मगरब के अंदर जमहूरियत फ़ेल हो चुकी है, वहाँ पे ऐसी कोई पॉलिटिकल जद्दोजहद जो है, सियासी जद्दोजहद जो है, वो हमें दुनिया में इस निज़ाम के ख़िलाफ़ तो कहीं कोई दानश्वर उठते बैठते लिखते कोई जद्दोजहद करते नज़र नहीं आते। तो आपने इसको कैसे डिटरमिन किया? देखिए, उनके ऊपर जो लोन है उनका हर साल जो बजट का लॉस में जाना, 9/11 क्यों तख्लीक की गई, जब जो देखें इसका इल्म बरदार है जमहूरियत का वो अमेरिका है। तो 1996 का गालबन साल था जब क्लिंटन का इलेक्शन हो रहा था, तो उसका जो ट्रेजरी का इंचार्ज था एलन ग्रीनस्पेन, उसने उसको कहा था कि ये ग्रुप हैं, आपने इन ग्रुपों के मुताबिक काम करना है। तो उसने कहा कि ये चंद एक लोग जो बिजनेसमैन मल्टीनेशनल्स वाले हैं, ये हमारा इसका फ़ैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। तो एलन ग्रीनस्पेन ने कहा, ये इन्होंने फ़ैसला करना है। ठीक, ये उस वक्त से किडनैप हो चुकी है, इनका निज़ाम फ़ेल हो चुका है। हर निज़ाम चल जाए करता है अगर वो पैसा जनरेट कर सके इसे चलाने का।
आज चाइना क्यों कामयाबी से चल रहा है अपना निज़ाम लेकर के, वो पैसा जनरेट कर रहा है अपने निज़ाम को चलाने के लिए। रूस भी बज़ाहिर कामयाबी से चल रहा है, उसके रिज़र्व भी काफ़ी हैं और उसने और भी काफ़ी तरक्की की है। लेकिन ये लंगड़ी लूली जो इनकी कम्युनिज़म और सोशलिज़म है, इसको लेके फिर भी चल रहे हैं। अगर बेहतर निज़ाम होगा, सस्ता होगा, तो उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाएंगी, उसमें लोगों को आप सब्सिडी भी दी जाएगी खाने पीने की चीज़ों पर, ताकि कीमतें कंट्रोल रहें। अब तो हालत ये है इस निज़ाम में कि यूरोप और अमेरिका में अवाम के गले बंद कर दिए गए। जो आप गधे की तरह 5-6 दिन काम करते हैं, नॉर्मल सैलरी में तो आप दाल भी नहीं खा सकते हैं वहाँ पे। ये यूरोप के मुल्कों की हालत है। मेरा बिजनेस हालैंड में है, ये तो उनका माशी निज़ाम है। तो माशी फेल हुआ तो हर चीज़ फेल होगी। वो टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, कभी कोरोना शुरू करते हैं। देखें, एक तलक जरूर है लेकिन फ़र्क भी बहुत नहीं, है। देखें हमें जो सबसे बड़ा जमहूरियत नहीं है, तभी हम माशी जो भी निज़ाम चलता है वो फाइनेंस ठीक हो तो चलता रहता है, लेकिन हर निज़ाम इसको जनरेट नहीं करता है, जो पैसा है जनरेट करने की गारंटी नहीं देता है। यूरोप का निज़ाम इसमें नाकाम हो चुका है। इंग्लैंड पे लोन इतने क्यों बढ़ गए हैं, जो उनकी इकानमी के स्तून हैं। जर्मनी जैसे मुल्क पे 8 ट्रिलियन के लगभग लोन है, 60 ट्रिलियन से ऊपर हैं। तो मैं हैरान हो गया उनके लोन देख के। मुझे पहले पता था कि वो लॉस में जा रहे हैं, लेकिन फ्रांस पे भी 60 ट्रिलियन के लगभग हैं। तो अगर आप इन सब मुल्कों को देखें तो कितना अर्सा ये लोन बढ़ता जा रहा है बजाय कम होने के। यानी इनके माशी निज़ाम नाकाम हो गए। ज़ाती ज़िंदगी उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। तो जब ये नाकाम होते हैं तो आवाम पे टैक्सेस बढ़ते हैं। अब आवाम की हालत ये हो गई है कि वहाँ खाना खाने से आवाज़ार हो रहे हैं। ठीक है, ये हालत है। तो क्या फ़ायदा इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का। और ये सारा गंद बैंकों ने डाला है। ठीक है, बैंक वो घर की कीमतें इतनी ऊपर कर रहे हैं कि किराए में आपके 80%। बस पर अगर इस्लामी निज़ाम पे अगर हम आते हैं जी, एक बहुत अहम क्वेश्चन ये है कि इस्लामी निज़ाम में हमारे पास हुक्मरानों के चुनाव का क्या तरीका होगा? क्या अवाम उस चुनाव में शामिल नहीं होंगी? अगर कोई मखसूस लोग, जो आप एक क्राइटेरिया रखते हैं कि पढ़े लिखे और अनपढ़ जो है वो बराबर नहीं है, या मतलब आप लोगों के दरमियान में एक क्लास गोया की डिवीजन कर रहे हैं कि एक बहुत बॉटम लेवल के लोग हैं, एक दरमियानी लेवल के और एक अपर लेवल के लोग हैं, वो फैसला करेंगे। तो क्या ये तो एक गुलामी की शक्ल नहीं बन रही? जैसे माजी में जो सिलेक्टिव, जो मतलब इस तरह की जो गैर बर्रास्त जमहूरी कॉन्सेप्ट थे, उसके अंदर डिवीजन आ गई। तो क्या हमारे इस्लामी निज़ाम में अब सवाल 2 हैं। नंबर 1, हुक्मरान का चुनाव कैसे होगा? क्या ये आप डिटेल बताएंगे? पब्लिक चुनेगी, मखसूस लोग चुनेंगे? और दूसरा सवाल ये कि क्या आगे चल के ये निज़ाम इस्तिसाली निज़ाम के अंदर तब्दील होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा? अच्छा, अब पहला सवाल ये है कि इनको चुना कैसे जाएगा। देखिए, अगर मौजूदा फार्म में आप देखते हैं तो यहाँ पे कभी ज़िया साहब ने शोरा बनाई, फ़ौजी आज चाहें तो इस निज़ाम को लगा सकते हैं। मैं मिसाल एक दे रहा हूँ। लेकिन हमें जो लोग सेलेक्ट करने होंगे, अब चकवाल है, इसमें अशरफ आसिफ साहब हैं जमात इस्लामी के। हर आदमी जानता है कि इंतहाई शरीफ आदमी है, इंतहाई बाक़ायदा। एक उनको सेलेक्ट करने, दूसरे इनको पता है फ़लाँ बंदा। हर आदमी अपने इलाके के नेक और ऑनेस्ट बंदों को जानता है। उनसे पूछा जाएगा क्या आप इस निज़ाम में आना चाहते हैं? वोट आप पूछेंगे। शुरू में ये होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक पार्टी बनाई जाएगी। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, मसलन रूस में जब कम्युनिस्ट आए तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की रकनीत से ही लोग इसमें आते थे, जो उनका सिस्टम है। लेकिन क्या हुआ कि वो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसमें अखबार परवरी होने लग पड़ी, उसमें एक माफिया सी बन गई, उसमें लोग दाखिल ही नहीं हो सकते थे। हमारे मुल्क में हर बाकिरदार आदमी सिस्टम में दाखिल हो सकेगा। हर वो लोग जो हैं जो चलेंगे, हर 10 साल के बाद उनका चुनाव होगा। ये नहीं होगा कि हर 3-5 साल के बाद। ये तो मगरब की जमहूरियत की मजबूरी थी। फिर उनमें से जो आदमी मेडिकल रीजंस पे या मुख्तलिफ़ चीज़ों पे वो रह जाएगा, वो ख़ुद कहेगा या उसका टेस्ट लिया जाएगा कि अब इसका ज़हन नहीं काम कर रहा है, इसे छोड़ दें। तो इस तरह चलाया जाएगा। और ये निज़ाम, अगर जो कुरान ने निज़ाम बताया है इसके मुताबिक, ये निज़ाम बड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि ये निज़ाम सस्ता भी है, ये निज़ाम सिंपल है, ये निज़ाम देरपा है।
मगरब ने जो कुछ किया इतना जल्दी उन्होंने महंगा करके लोगों को मारना शुरू कर दिया है महंगाई के हाथों। अब लोग तो वहाँ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर इंग्लैंड में आपने 2 कमरों का फ्लैट लंदन में लेना है तो आपकी सैलरी का 95% उसी में चला जाता है। ये लंदन की हालत। दूसरे शहरों में लेंगे तो 80% के करीब। तो ये हमने ये सारी चीज़ें देखी, इन सब को कंट्रोल करना है ताकि अवाम में खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे। हुकूमत लोगों के लिए होती है, हुक्मरानों के लिए नहीं होती है। यहाँ पे हुक्मरान मौज कर रहे हैं, तो हमने इस तरह से चीज़ों को चलाना है, सिंपल तरीके से, सस्ते तरीके से। ये महंगा निज़ाम जो अवाम का गला काट रहा है यूरोप पूरे में, ये हमें नहीं चाहिए। मादरत के साथ इसने इसी तरह की सिलेक्शन और सोच के साथ पाकिस्तान में कुछ तंजीमें काम कर रही हैं जी। जमात इस्लामी बहुत अच्छे से काम कर जी। रही है, तंजीमें इस्लामी जी डॉक्टर इसरार अहमद जी जी और कुछ और भी शायद इख्वानुल मुस्लिमीन सॉरी वो रब की धरती, रब का निज़ाम, मेरे नाम नहीं याद आ रहा जी जी वो भी एक तरह की कोई इसी स्लोगन और इसी क्राइटेरिया के साथ जी यानी वो आ रही है। लेकिन अभी तक अवाम मन को कोई पजराई नहीं मिली। बेशक वो सिस्टम की खराबी है या पब्लिक अवेयरनेस नहीं है या कुछ नहीं भी है या उनकी मतलब माशी हालात ऐसे हैं। तो इस सूरत में दुनिया में इनकलाब लाने के तो 2 ही तरीके होते हैं। या इनकलाब वोट की ताकत से आ सकता है कि आप निकलें, अवाम आपके साथ हो, चाहे वोट कास्ट करना नहीं, अवाम की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आपको बता देती है कि आपके साथ है। जी जी। और एक ये तरीका होता है कि आप जो है बजरिया मुज़ामत जद्दोजहद की, मुज़ामती जद्दोजहद की आप कब्ज़ा कर लेते हैं अपनी हुकूमत के ऊपर और अपना एक निज़ाम नाफिज करते हैं। जैसे हम देखते हैं ईरान में ऐसा हुआ, इनकलाब फ्रांस की इसकी मिसाल है, कम्युनिज़म इसी फार्म के अंदर आगे आया। तो यानी आप मुझे ये बताएं कि क्या इस तरह की कोई आप तरीका आपके जहन में है कि तो ये तंजीमें भी खिलाफ आ रही हैं, तो आप इसको फिर कैसे देखते हैं, हम कैसे ला पाएंगे? पहली बात ये है कि अगर हम इसी तरह IMF वगैरह पे वेस्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे पैसे में, तो वो कभी भी निज़ाम नहीं आने देंगे। ठीक है। ये निज़ाम अगर आप कहेंगे ना कि लोगों में अक्ल आ जाएगी, तो लोगों को आप अगर ये मौजूदा डेमोक्रेसी के मुताबिक ट्रेंड करें तो इंशाल्लाह अगले 1000 साल में इनमें कुछ अक्लमंद लोग पैदा हो जाएंगे। 2 नस्लों 3 में नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नामुमकिन है अगर इसी निज़ाम को घसीट लें। अब ये निज़ाम कैसे आएगा? कोई एक भी ऑनेस्ट सा डिक्टेटर, हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप पिछले 70 सालों से चल रही है, 70 नहीं शायद 60 सालों से आप कहें, अलावा पहले जो 5-7 साल थे। तो उनमें से जो भी ये करना चाहे वो बासानी सिस्टम को ला सकते हैं, और अगर आवाम को आसान निज़ाम बताया जाए तो आवाम उसकी बैक पे बड़ी आसानी से आ जाएगी। क्योंकि आवाम की जितनी टेंड की गई है, खुशकिस्मती से हम में से किसी भी टेंड नहीं है, लेकिन जो आवाम की टेंड की गई है, आवाम नाको नाक आ चुकी है। उनको रोटी पानी और बिलों का मसला है, जो उनके लिए ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है उनको जॉब देना, लेकिन ना यहाँ जॉब मिल रहा है, ना यहाँ इंडस्ट्री लग रही है। यकीन करें अगर ये चिंची ना आती तो चकवाल में इतने डाके पड़ते। 35 हज़ार चिंची इस वक्त चल रही है। 18 लाख आबादी में आप इससे रेशो ले लें कि ये 1.5% जो है चिंची चल रही है। तो अगर यह ना आती तो अभी तक चोरी डाके भी इतने हो गए होते। अल्लाह ने मदद ही की है। तो पाकिस्तान वसाइल के हिसाब से बेसाब अमीर मुल्क है। हमने सिर्फ इस वेस्ट की और दूसरे मुल्कों की डिपेंडेंसी से निकलना है। चाइना इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, और चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने 4000 बड़ी इंडस्ट्री को मुल्क से निकाल रहे हैं, जिसमें 1500 पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं, जिसमें 3-3.25 करोड़ बंदा काम करेगा। ये चाइना का प्लान है। लेकिन क्या जब चाइना आएगा जी जी तो वो सरमाए के साथ अपना सियासी सिस्टम लेके नहीं आएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि वो कहते हैं कि सियासी सिस्टम आप हमें कारोबार करने दें। वो हर जगह पे कारोबार करता है, बिजनेस, और अगर हम बेवकूफ़ हैं तो हम उसे मुफ्त दे दें, वो मुफ्त ले जाएगा। हर बिजनेसमैन का ये असूल होता है। लेकिन चाइना सो फार उसने आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं की है, ना वो करेगा, ना पाकिस्तान के साथ की जा सकते हैं। 4 तंजीमें मैंने उसके नाम में पहले ये अपना एजेंडा लोगों को दे नहीं सकी। देखें मैं मिला, कैसे कामयाब हो? मैं मिला अपना इनको अपना मंसूरा गया, अपना सराजुल हक साहब से मुखसिर से मुलाकात हुई, जो उनके नायब अमीर हैं, अमीर अजीम साहब से, उनसे मेरी बातचीत काफ़ी होती। मैंने कहा जी आप लोगों को अपना
अपने जो कुछ किया है आप वो समझा ही नहीं सके हैं कि आपने बांग्लादेश में अगर मुजीबुर रहमान को कत्ल किया गया तो किसने किया, अलजायर में कौन लड़ रहा है, आप लोगों को पता ही नहीं। आप ये समझते हैं कि जमात इस्लामी एक छोटी सी पार्टी है जो वहाँ पे काम कर रही है, इंडिया में मुख्तसर सा, यहाँ सैलाबों में काम करती है। तो क्या आप डरते किससे? आप बताएं हम ये कर रहे हैं, उसके बाद आप बताएं कि आपका एजेंडा क्या है। लोगों को पता ही नहीं आपके एजेंडे का, वो इतना तफसीली और इतना लंबा चौड़ा होता है। तो वो कहने लगे नहीं जी हमारी कोशिश ये है कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लामी ज़हन के हों, तो फिर उसके बाद इनकलाब खुद बहुत आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उनकी इस किस्म की बातें थी। लेकिन मैंने कहा जी आपने अपने वर्कर को लूज़र बना दिया है। अगर वर्कर लूज़र हो तो मैसेज कैसे जाएगा, ठीक है। लीडरशिप भी लूज़र बन जाती है, लीडरशिप ने ही उसको बनाना है। तो आप इसे विनर बनाए, मर्द मुसलमान हमेशा विनर होता है। तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ इस किस्म की उनके साथ बातें हुई थी। मैं मुख्तलिफ़ लोगों को मिलता रहता हूँ, अपनी जितनी मुझे अल्लाह ने महदूद सी अक्ल दी है, कोई मोटी सी अक्ल है, ज़िम्मेदार फैमिलियों का यही होता है, तो मैं उसके मुताबिक इन्हें कुछ न कुछ बताता रहता हूँ। मैंने काफ़ी सारे इनसे सवाल जवाब किए थे। तो बात यह है कि हमारा मुकम्मल निज़ाम है, मुकम्मल चीज़ें हैं, और ये आएगा। और चाहे डिक्टेटर लेके आए, अगर किसी भी डिक्टेटर को मुल्क का दर्द है तो वो निज़ाम ले आएगा, क्योंकि उसके क्लियर होना। जी ज़िया साहब लाना चाहते थे, उनको कोई जुलूस निकाल दिए गए इस्लामाबाद में, और उनको इस्लाम की कोई 20 शक्लें दिखा के उलझा दिया गया। उन्होंने कहा चलो अफ़गानिस्तान जंग करते हैं, आप अपना एजेंडा चलाते हैं, फिर यहाँ से पाकिस्तान से तुर्की तक एक इस्लामी स्टेट बनाई जाएगी। उनका प्लान था जिसमें उनको शहीद कर दिया गया। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ शक्लों में चल रही हैं। तो अभी ये आएगा, निज़ाम आएगा। अगर आप वोट से लाएं तो ये एक बहुत लेंथी तरीका है। ये कोई भी डिक्टेटर आज भी अगर CNC चाहे तो विद इन अ ईयर आ सकते हैं, और वो इतना बेहतर होगा कि उसकी नस्लें दुआएं देंगी लोगों की उसको। जी एक और आगे सवाल है। ज़रूर। किसी भी मुआशरे की खूबसूरती का इन्हिसार वहाँ के कल्चर पर होता है। आपने खुद बात की पाकिस्तान के कल्चर में तब्दीली की वजह से लोगों में एहसास कमतरी, एहसास महरूमी आया। अगर ये इस्लामी निज़ाम की आप बात करें, इसमें कल्चर कौन सा होगा? कल्चर क्या चेंज कर दिया जाएगा? कल्चर मुआशरती होगा, मजहबी होगा? कल्चर किस तरह का, कैसा कल्चर? हर मुल्क की अरब का कल्चर हो जाएगा उस तरह के लंबे? देखें, कल्चर तकरीबन को 9-10 चीज़ों का मजमुआ होता है, जिसमें आपका मज़हब है, आपकी ज़बान है, आपका लिबास है, आपकी मेहमान नवाजी के तरीके हैं, आपकी खेलें हैं, आपकी म्यूज़िक होता है, आपके मेले ठेले होते हैं, मेले हैं, ये सब जो आपकी स्पोर्ट्स हैं, इन सब में इनका एक मजमुआ होता है, ठीक है। आपके डांसेस भी होते हैं, सकाफ़त होती है, आपकी क्वाली हो गई, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें ये भी इसका हिस्सा हैं। शिरकिया को छोड़ें, लेकिन अच्छी क्वाली करनी चाहिए। ये सारा मिल के कल्चर बनता है। हर मुल्क में अगर जो भी मज़हब हो, 70% मज़हब होता है, ये 60%, 40% कल्चर होता है। ये कल्चर ही दुनिया की खूबसूरती की वजह है कि एक मुल्क में एक लिबास पहना जाता है, दूसरे में दूसरा, एक में एक तरीका है खानों का, दूसरे में और है, ठीक है। मौसम के हिसाब से मुख्तलिफ़ चीज़ें, और ये कल्चर अपनी अपनी जगह पे रहेगा। कल्चर ख़त्म नहीं होता, लेकिन हमने इसे इस्लाम के करीब करना है। यानी अगर हम इस वक्त 40%, अभी तो शायद हम 40 भी इस्लाम पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब 70% इस्लाम आ जाएगा, 30, तो आप लिबास जो मर्ज़ी पहने, आप धोती पहने या आप सलवार कमीज़ पहने या आप पैंट पहने, ठीक है, इसकी कोई टाई लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपने बाकी चीज़ें करनी हैं वो भी आपको नहीं रोका जाएगा। कल्चर अपनी जगह पे चलते रहेंगे, स्पोर्ट्स अपनी जगह पे चलती रहेंगी, म्यूज़िक प्रोग्राम ये भी होते रहेंगे, इनको रोका नहीं जाएगा, ठीक है। फैशन इंडस्ट्री, फैशन ये चलेगी, ये सारा कुछ चलेगा। जिसने कानून तोड़ा वो फंसेगा। बस अगर मेरी उंगली ने क्राइम किया, मेरी उंगली काटी जाएगी, मेरे कान ने किया, कान काटा जाएगा। सिंपल बात है, सीधी सी बात है। हमने वो करना है, ये सारा चलता रहेगा और ये ज़्यादा बेहतर होगा। लोगों को पूरी आज़ादी दी जाएगी। ये नहीं होगा भाई ये म्यूज़िक में किसने कहा है कि म्यूज़िक से रोका गया है? फजूल शायरी से रोका गया है, काम की शायरी से कुरान में नहीं। आप उसको पढ़ें, ठीक है। इन्होंने सारी चीज़ें, मुल्ला ने रिजिडपन क्यों किया? ये दीन को एक बंद गली में ले जाने के लिए, जो इनमें बाहर के अपना साजिशी अनासर थे, उन्होंने ये गलत चीज़ें उनमें डाल दी थी, जो तालिबान का था, ताकि ये लोग फंसे, लोगों में नफरत है। सवाल साथ जरूर।
अगर अच्छा, एक और चीज़ जो मैं एक बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल था जो लोगों ने अभी तक नहीं किया, कि वो इल्ज़ाम कर देते हैं कि जमहूरियत को फ़ौज नाकाम बना रही है। भाई जमहूरियत को यकीन करें, अगर फ़ौज ना होती तो इस वक्त क्या होता कि इस वक्त अमेरिका और इज़राइल की यूनाइटेड फोर्स यहाँ पे बैठी होती। हमारे पॉलिटिशियनों किसी में इतना दम खम नहीं है कि वो 5 मिनट एक छींक भी, सॉरी, अच्छा, एक छींक भी उसकी बर्दाश्त कर सकें। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतने क्राइम किए हैं, सब के फैमिलीज़ उधर बैठी हैं, लंदन में बैठी हैं, किसी के अमेरिका में असासे हैं, किसी के फंड उधर हैं, किसी की ऑफशोर कंपनियां फंसी हुई हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, ये क्या उनके वेस्ट के ख़िलाफ़ जाएंगे? नो, इन्होंने उनकी चमचागिरी ज़रूर करनी है, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें उधर पड़ी हैं, फैमिलियाँ भी उधर बैठी हैं इनकी, किसी के बच्चे उधर हैं, किसी का बाप उधर है, किसी का भाई उधर है, किसी की सारा कुछ है। तो फ़ौज असल में, फ़ौज कसूरवार नहीं, ये निज़ाम इतना फजूल है। फ़ौज एक ऐसा है, इदारा है जो उनसे आज तक आपको डिफेंड करता रहा है। अगर आज आप एटम बम दे दें, फ़ौज को एटम बम ने बचाया है, एटम बम को सॉरी फ़ौज ने बचाया। अगर आज एटम बम दे दें तो विद इन अ ईयर पाकिस्तान के 6 टुकड़े हो जाएंगे। ये मेरी बात लिख के यहाँ रख लें, इंडिया ने विद इन अ ईयर हमारे 6 टुकड़े कर लेने हैं। इसके अलावा भी अमेरिका और दूसरे जो ज़ायनिस्ट हैं उनको कौन कर रहा है, फेस कौन कर रहा है? सिर्फ फ़ौज कर सकते। पॉलिटिशियन गद्दों को तो पता ही नहीं है वो करते क्या हैं। इनको सिर्फ इतना पता है कि हमने अपना जो टाइम गुजारना है उसमें कैसे करप्शन करनी है, वाइट कॉलर क्राइम क्या करते हैं। तो इनसे आप कोई उम्मीद ना रखें, इस सिस्टम के मुताबिक नहीं आएगा। ये जब मेरा अंदाज़ा है ये अल्लाह डिक्टेटर ही लाएगा, और ज़रूर लाएगा, और विद इन 10 ईयर्स ये आ जाएगा। मैं इसलिए बताया कि मोटी मोटी चीज़ें लोगों को पता चले, बारीकी की चीज़ें आप आगे ना, इस लेक्चर में गुंजाइश है, इसमें सारी कुछ मौजूद है। आप मदद ले लें, इससे अफ़गानिस्तान से ले लें, ईरान से ले लें, सऊदीया से ले लें। इन 3 निज़ामों को आप पढ़ें, आपके तकरीबन 99% सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसमें एक और सवाल आ रहा है, आपने बड़ी अच्छी बातें की, तालीम की बात की, मईशत की बात की, आपने सैर व तफरीह, कल्चर, फैशन इंडस्ट्री, शख्सी आज़ादी की बात की, कानून के दायरे में रहकर। सुनने में सारी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, आइडियल है। लेकिन अगर ये आप इस्लामी निज़ाम ले आते हैं, आ जाता है, तो आप इसको मुल्लाइज़म कल्चर से कैसे बचाएंगे या दूर रखेंगे, या कैसे फ़र्क करेंगे? एक एक्सट्रीम से कैसे बचाएंगे, मजहबी शिद्दत पसंदी से कैसे बचाएंगे? देखिए, ये अगर आप कुरान पे चलेंगे तो उसमें मुल्लाइज़म नहीं है। कुरान और चीज़ है, जो इस्लाम है वो और चीज़ है, मुल्लाइज़म एक और चीज़ है। ठीक है, ये जो रिजिडपन है जो इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लाम ने तो हर चीज़ में बड़ा बैलेंस रखा हुआ है। जो हमें पाबंदी नज़र आती है वो पाबंदी नहीं है। बज़ाहिर लोगों को पाबंदी नज़र आती है कि शादी की पाबंदी होगी, औरत को बचाने के लिए किया गया। इन गद्दों को पता ही नहीं है कि औरत का यूरोप में क्या असर हो गया। आज वहाँ पे गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी दे रही है, मेडिकल फ्री है, जो काम ना करे उसे भी इतने पैसे मिल जाते हैं, खा पी लेते हैं। इसके बावजूद वहाँ पे नशे, खुदकशियाँ, प्रोस्टिट्यूशन, जो ऊट पटांग काम है वो दिन ब दिन ज़ोर पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो निज़ाम नाकाम हो चुके हैं, निज़ाम महंगे हो चुके हैं। पॉलिटिशियन ये जो है, ये डेमोक्रेटिक, ये महंगा करने के माहिर हैं। इन्होंने एक दौड़ लगाई हुई है कि मैं कहता हूँ कि मिनिमम सैलरी 40,000 होगी, दूसरा आ जाता है वो आगे कहता है जी 60 होगी। अब इनको पता नहीं है कि अगर 60,000 सैलरी होगी तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। इंडिया में अगर सैलरी 30,000 है तो वहाँ पे इन्वेस्टर जाएगा ना, अगर आप महंगा कर देते हैं। इन गद्दों को इतना पता ही नहीं है कि निज़ाम महंगा कैसे होता है, क्यों होता है। तो हमने ये सारी जो चीज़ें हैं करना है, और मुल्लाइज़म की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। जो कुरान की हदायतें हैं हमने उनके मुताबिक चलना है, हमने मुल्ला के मुताबिक नहीं। ठीक है, तो ये बड़ी आसान सी बात है। और जब वो कोई भी करेगा तो इस कौम में इतनी जान है कि वो रजिस्ट करेंगे इसे। फ़िलहाल उनको इतने ग्रुपों में बांट दिया गया है। एक मैं छोटा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ आपके लिए, ज़रा खुश्क बातें हो गई, खुश्क हो गई थी ये। तुर्की में एक में उस पर नेट पे आया हुआ था कि 1960 में एक पागल खाने में से कैदी फ़रार हो गए, पागल फ़रार हो गए। तो उन्होंने पूरे शहर में उद्यम मचा दिया जी। अब वो क्या करें, कुछ पकड़े, कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं नज़र आ रहे, कुछ खामोश बैठे हैं, कुछ शोर मचा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। आखिर तंग आके उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट था ना, उसकी खिदमत हासिल की।
उसने उनकी वर्दी वाले मुलाजमीन बाल खाने के साथ ही एक छकड़ा लिया। वो छकड़ा लेके शहर में एक सीटी ले ली, वो लेके चल पड़ा सड़कों पे। उसने सीटी मारनी शुरू कर दी और ट्रेन बन गई। सारे पागल आके ट्रेन में शामिल होते गए। शाम को वो छकड़ा लेके 2-3 घंटों के बाद सारी अहम सड़कें थी, इनसे गुज़र के पहुंचा तो उसने अपनी फ़ीस ली तो चला गया। बड़े खुश लोग। शाम को एक प्रॉब्लम हो गई कि जो कैदी थे वो गालबन थे कोई 423 थे और 612 बंदे आ चुके थे। उनको पता चला कि ये वो लोग थे जो पागल थे लेकिन लोगों को पता नहीं था। अब हमारे मुल्क में यही छकड़े चल रहे हैं। हाँ, जिसमें नून का छकड़ा जा रहा है, जिसमें पीपी का छकड़ा जा रहा है, जिसमें जनाब हमारे मौलाना साहब का छकड़ा है, हाँ, उसके बाद फलां का छकड़ा है, उसके बाद और छोड़े तो पीछे क्या है, ये पठान छकड़ा है, ये पंजाबी छकड़ा है, ये बलोच छकड़ा है, ये सिंधी छकड़ा है। और अब पिछले दिनों अब एक बहुत बड़ा छकड़ा जिसके एक पागल लीड कर रहा था उसके पीछे सारे चाल पड़े। ठीक है ना जी। तो ये अवाम की ये हालत है, इनको बचाएं, खुदा का नाम है, इनको इस्लाम पे ले जाएं। ये छकड़ा बनेगा और इसके पीछे अवाम उतने जोशो खरोश से चलेंगे। ये दूसरे छकड़े हैं, हमें इस्लाम का। पढ़े लिखे लोग, महज़ब लोग। जी 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 जी। पाकिस्तान में 75 ईयर्स में 40 साल से ज़्यादा आमरीत जो है वो हाकिम रही है बरह रास्त। जी जी। और गैर बरह रास्त भी पाकिस्तान पे एक मुक़्तदर जो तबका है वही हुक्मरान रहता है, वो चुनाव करते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना के कभी किसके पीछे लगाते हैं। और जैसे कि 2018 का एक तजर्बा हुआ और इससे पहले भी शायद काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में आमरीत ने बरह रास्त गवर्नमेंट की, मगर पाकिस्तान का कोई मसला हल नहीं हुआ। ठीक है। अब आपने अपनी नज़रें एक दफ़ा फिर किसी अच्छे सुलझे हुए नेक आमर के ऊपर फिक्स कर दिए। कोई डिक्टेटर आएगा जो हमारी किस्मत संवार देगा। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ जी। एक तरफ ये एक नज़र है और एक उम्मीद है। ज़ाहिर ऐसा आमर हम तैयार तो नहीं कर सकते, खुशकिस्मती से निकल आया तो ठीक है। एक तरफ जद्दोजहद है कि आप एक पार्टी बनाएं, पार्टी के अंदर लोगों को शामिल करें, अपना पैगाम पहुंचाएं, शऊर तकसीम करें, उस शऊर को कलेक्ट करें और फिर आप एक जद्दोजहद करें। तो आप इसमें से किस चीज़ को चुनना चाहते हैं? आमर की इंतज़ार में आसमान की तरफ देख रहे हैं या आप एक जद्दोजहद की तरफ जाना चाहते हैं? मैं अपने तौर पे हर आदमी जद्दोजहद करे। पॉलिटिकल पार्टी बनाना मैं नहीं चाहता हूँ। क्यों? मैं रूहानियत को स्टूडेंट हूँ, उसका एक टीचर हूँ, छोटा सा टीचर हूँ लेकिन टीचर हूँ बैरून में। मेरी वो फील्ड है, मैंने उस पर काम करना है। क्योंकि अभी तक जो हमारी रूहानियत है, जो तसव्वुफ़ का एक लंगड़ा लूला तसव्वुफ़, अक्सर बातें होती रही हैं जो यहाँ पे राज कर दिया गया, जिसके इस्लाम के रूहानियत से बहुत कम ताल्लुक़ है। मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ कि इंसान को अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं उनको कैसे जगाना है, कैसे इस्तेमाल करना है और अल्लाह के दिए निज़ाम के मुताबिक इसके अंदर रहते हुए। जहाँ तक इस निज़ाम का ताल्लुक़ है, इस पर जमात इस्लामी भी काम कर रही है, इस पे तंजीम इस्लामी वाले भी काम कर रहे हैं। आप इन सब से मदद ले सकते हैं अगर ये जमातें एक जगह पे जमा हो जाएं। इनको जमा होने में तकलीफ़ कुछ और है, लेकिन असल में हमारे सिस्टम को इतनी बुरी तरह हम डिपेंडेंट थे वेस्ट पे, अमेरिका पे, कि वो इनको हमेशा पीछे रखता था। ठीक है, हमारी जो भी हुकूमत आती रही अमेरिका की आशीर्वाद पे आती रही। आप इसकी बड़ी अच्छी तरह वाक़फ़ हैं। कभी कभी फ़ौज इंटरफेरेंस करके उनकी हुकूमत तोड़ दिया करती, जैसा बेनज़ीर की 96 में तोड़ी गई, वरना टोटल उनकी थी। जो हमारे यहाँ CNC आता था उनकी आशीर्वाद पे आता था। ठीक है, जितने भी हमारे हर तरफ से हमें वो कंट्रोल करते थे। अब इस निज़ाम से हम निकल के चाइना की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास ब्रीदिंग स्पेस है। चाइना हमें बहुत कुछ देना चाहता है। सऊदीया खुशकिस्मती से अमेरिकन ब्लॉक से निकल के चाइना के साथ आगे हम एक आज़ाद तरफ खड़े हैं। अब अगर कोई इस्लामी निज़ाम की तरफ आना चाहे तो आ भी सकेगा। हम पार्टी नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन जमात इस्लामी और इनको कहेंगे कि आप मिल के कोई एक जद्दोजहद शुरू करें, अपना एजेंडा लोगों के सामने रखें।
मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है लॉन्च कर दे कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वो जो काम कर रहा हूँ आपकी सजेशंस हैं उन पार्टीज टोटल मुझे आप फ्री में काम करवाएं, मैं 16 घंटे रोज फ्री में, अगर लोगों की भलाई का काम है। लेकिन मैं एक जर्नैल हूँ, मैं एक सिपाही नहीं हूँ। मैंने गाइड करना है लोगों को। मुझे आप थोड़ा दे के या आप कंदाल दे के सड़क पे काम मत करवाएं, मेरे कुछ और हैं। तो ये बड़ा आसान है, हम वसाइल से भरपूर हैं, जज्बा भी है। पाकिस्तान में 10% लोग वो हैं इस वक्त भी जो कोई भी ठीक चीज़ देख के उसके पीछे मरने मारने पे तैयार हैं, जो आजकल इसके पीछे लग गए थे न्याजी के। ठीक है, उनमें से आधे से ज़्यादा इसके पीछे लग, उन्होंने समझा ये ठीक है। अब आपने न्याजी का नाम लिया तो प्रोफेसर साहब मेरी तरफ बड़े गुस्से से देख रहे हैं। न्याजी का आपने नाम लिया, इमरान अहमद खान न्याजी कहना वैसे कोई बुरी बात नहीं है। उनको न्याजी एंड कंपनी, वो उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी भी बनाई थी और कोई एक एजेंसी ऑफशोर कंपनी भी बनाई थी इस न्याजी कोई समथिंग एंटरप्राइजेस के नाम से। तो ये कोई ऐसा नेगेटिव मतलब टर्म नहीं है, पार्ट ऑफ नेम इमरान अहमद खान न्याजी। अरे 2018 में इमरान अहमद न्याजी और कुछ हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने एक हाइब्रिड रिजीम का एक एक्सपेरिमेंट किया और इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आ गए और फिर जो हशर हुआ वो भी आपके सामने है। अब अगर ये जो हाइब्रिड रजीम है, अब एक नई हाइब्रिड रजीम आप कह लें, गो कि एक दावा सामने आया कि हम न्यूट्रल है। आई डोंट नो कि ये कितना दुरुस्त है और ये कितना है और कैसा है। मैं साथ साथ जवाब देता जाऊँ। आप बोलते हैं जिस दिन फ़ौज ने हाथ उठाया उस दिन अमेरिका और इजराइल की फ़ौज आपके सर पे बैठी होगी और मेरे से बूट पॉलिश कराएगी। मैं तो हालन भाग जाऊँगी, मेरे पास नेशनलिटी आपसे करवाएगी। हैं अमीर ये सारे भाग जाएंगे जिनके पास भी 5-7 लाख रुपए हैं, 5-7 करोड़ रुपए हैं। जिस आदमी के एक घर है उसके पास इतना पैसा है, वो सारे भाग जाएंगे तो गरीब यहाँ फंसेंगे। और हमें इसलिए इस्लामी निज़ाम मानना है। और सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये सारी दुनिया का, सारे निज़ाम फेल हो चुके हैं। मुसलमान की ड्यूटी है कि दुनिया को एक अच्छी जगह बनाए, इंसानियत से प्यार, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, इंसानियत से प्यार जो है इस्लाम है। ये सलामती का दीन है, इस्लाम का मतलब है। हमारी ड्यूटी है कि मुसलमान भूखा ना रहे और कोई इंसान भूखा ना रहे, चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे वो इजराइल का हो, चाहे जहाँ का हो। हमारी ड्यूटी है कि हम उसे रोटी दें, उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करें, याशी नहीं, बुनियादी ज़रूरतें जो होती हैं। तो ये हमने ड्यूटी देनी है और ये पाकिस्तान से निज़ाम उठेगा और चलेगा और इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। बहुत शुक्रिया। मैं अगर कोई और सवाल है, वजह यह है कि हम एक और जो करेंगे उस पर ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा सवाल होंगे। आज मैं इसको शार्ट करते हैं, इसको अब ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सवालों का जवाब आपने दिए और शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, प्रोफेसर साहब को अदा करना चाहिए। आपने टाइम भी दिया और इतना क्रिटिकल क्वेश्चंस के जवाब भी दिए। तो मेरे ख्याल है कि हमारे सवालों जवाब का ये जो सिलसिला है ये मेरे ख्याल में एक नशिस्त में सिमटने वाला नहीं है। पार्ट 2 इसका करेंगे, उसमें ये और चंद और लोग हम आ जाएंगे। आज मेरे ख्याल वो भी इसके ऊपर कमेंट करें और इस तरह से जो लोग हैं वो मुझे तजवीज़ें ज़रूर भेजें ताकि पार्ट 2 में हम उन सवालों के जवाब दें। लेकिन प्लीज़ कुछ थोड़ा सा सोच समझ के, पॉजिटिविटी और एक बड़ी अच्छी अंदाज में। हमें कौम को लूज़र बता गया है, मुसलमान विनर होता है। यार क्या करें आप लोग, ये कुछ भी नहीं है। मसाइल जो हैं, हमने अफ़गानिस्तान की जंग जीत ली थी जो पूरी दुनिया के खिलाफ थी। ये तो बड़े छोटे मसाइल हैं, ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।